नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन हुआ। एक हाई लेवल मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दानिश्वरों की एक बड़ी तादाद, जिसमें बुजुर्ग रहनुमा पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी, पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान, बसीर अहमद खान, शाहिद अली एडवोकेट, अमीत जामी, मुजीबुर रहमान, मिदहत समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी और साथ ही पत्रकार गजाली समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को अपनी राजनीति दिशा और दशा क्या तय करनी चाहिए। इस मौके पर बुजुर्ग रहनुमा इलियास आज़मी ने पार्टीशन के लिए सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर विभाजन के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को सही से हमको नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि मैं उन चीज़ों का साक्षी हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैबिनेट मिशन प्लान आने के बाद जिन्ना ने अपने पार्टीशन के डिमांड को वापस ले लिया था, लेकिन 46 में जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उनको सीधे सीधे उनके कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद पंडित नेहरू ने कहा कि हम उस कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्तावों को, तजावीज़ को मानने के लिए मजबूर नहीं होंगे और ना ही उसको मानेंगे। और उसके बाद सीधे सीधे पार्टीशन का रास्ता साफ हुआ। इलियास आज़मी ने कई सारे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि कांग्रेस के नेता और मौजूदा कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस की लाइन से हट करके पहले कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से हट करके सच में सेकुलर विचारधारा को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बारे में भी विचार किया जा सकता है। अगर बसपा कांशीराम के रास्ते पर चलती है, जो कि अब असंभव सा है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। वरना तीसरा फ्रंट, तीसरा मुतबादिल कि हम लोग खुद इकट्ठा हों और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सकती है। मोहम्मद अदीब ने इस बात को लेकर के लोगों से अपील की कि कुछ सालों के लिए इलेक्शन का बाइकॉट हो, और जब इलेक्शन का बाइकॉट होगा तो हमारे गर्दन पर सियासत ना हो करके रोजी रोटी की सियासत होगी और फिर सारे मुद्दे अपने आप साफ होते चले जाएंगे। साथ ही कई लोगों ने मोहम्मद अदीब की बातों से अदम इत्तेफाक करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन के बाइकॉट की कॉल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस मौके पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जेल भरो आंदोलन की बात की और किसने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नॉर्मल हालात में हमें वो काम करना है जो पैगंबरों का काम है। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौम को खिताब किया तो वो लिसाने कौम भी एक थी और ताल्लुकात भी थे और रिश्तेदारियाँ भी थी। इसलिए बहुत आसानी के साथ आपने दावत का काम उन तक पहुँचाया। छागला ने मेरे खिलाफ लोकसभा में कहा कि वज़ीर अहमद क़ायदे कम्युनल वगैरह वगैरह, और वो फिर MC छागला, मोहम्मद अली करीम भाई छागला, जो कहता था अलीगढ़ का नाम बदल जाए, वो तो खैर दुनिया में ही जल के मर गया। उसकी वसीयत ये निकली मुझे जलाया जाए। कुछ पता नहीं हमारे कौन से वज़ीर ऐसे होंगे, मरने के बाद वसीयत निकलेगी कि उसे ज़िंदगी भर मुसलमान बने रहे और मरते वक्त पता चला कि साहब उनको जलाया जाए, उनकी वसीयत ये थी। दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, मैं भी नमाजी तुम भी नमाजी, मैं जानता हूँ अंजाम उसका, मैं जानता हूँ अंजाम उसका, जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। 27-28 दिसंबर सन 1947 को मरहूम अबुल कलाम आज़ाद ने, ये अल्लाह जानता है कि अपनी तबीयत से फैसला किया था या नेहरू ने उनसे करवाया था कि लखनऊ में उन्होंने सारे मुस्लिम संगठनों की रिफायाम क्लब में एक मीटिंग की और ये फैसला किया कि सारे मुसलमान बराह रास्त सियासत से दस्तबरदार हो जाएं और नाम नहाज सेकुलर पार्टियों में जिसका जी चाहे चले जाएं। उस वक्त तक जमीयतुल उलमा भी एक सियासी पार्टी थी, मुस्लिम लीग तो थी ही,
और भी सियासी पार्टियां थीं। हर मुसलमान जानता था कि मुस्लिम लीग ने बंटवारे की तहरीक चलाई थी, लेकिन जो लोग ये जानते थे कि कैबिनेट मिशन प्लान को मान के उस पर दस्तखत करके मुस्लिम लीग ने बंटवारे की डिमांड वापस भी ले ली थी, लेकिन ये जो बताने वाले थे वो समझाने लगे मेंबरों पर कि हमारा इस मुल्क में बचा ही क्या है, हमने तो अपना हिस्सा ले लिया। हालांकि वो खूब जानते थे कि मुत्तहिदा भारत में मुसलमानों की तादाद लगभग 1/3 थी और नेहरू ने जो बंटवारा कराया उसमें इस तरह कराया कि भारत में जो मुसलमान रह गए वो 1/3 नहीं 1/6 ज़मीन लेके रहे। जो हिस्से, मैं उसको बंटवारा नहीं कहता, मैं 15 अगस्त सन 47 को यौम आज़ादी नहीं कहता, मैं अंग्रेज़ की वापसी कहता हूँ। न किसी ने अंग्रेज़ को भगाया था, अंग्रेज़ खुद वापस हुआ था। इलेक्शन में लॉर्ड एटली ने लेबर पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर हम कामयाब हुए तो सारी दुनिया छोड़कर मजमूल जज़ायर बरतानिया तक महदूद हो जाएंगे। ये मुल्क सिर्फ इसलिए रह गया कि एक कौम जिसको कोई गाली दे के पार्लियामेंट जाए, कोई पीठ से के पार्लियामेंट जाए और हम कहते रहें कि ये ठीक है और वो ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर इससे बुरा वक्त कभी किसी मुसलमान का आया है। जहाँ कहीं भी हो, आपको सियासत में दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में दिलचस्पी है। Wherever you are, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. अदीब भाई की उस बात पे हमने बहुत गौर किया और उससे बहुत डिस्कशन भी रहा अलीगढ़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे कि क्या मुसलमानों को इस इलेक्शन से बिल्कुल या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बतौर ख़ास दूर रह के कोई लाएअमल तैयार करना चाहिए। दूसरी अहम बात कि क्या मुसलमानों की कोई अपनी सियासी क़यादत अपनी सियासी जमात की शक्ल में होनी चाहिए। जब मैं अपनी सियासी जमात या अपनी सियासी क़यादत की तरफ सोचता हूँ तो दो मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक केरला का मॉडल है जिसमें मुस्लिम लीग की क़यादत में मुसलमानों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, मजबूत किया और वो एक कामयाब तजर्बा रहा। लेकिन दूसरा मॉडल हमारे सामने आसाम का है। कश्मीर के बाद सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की आसाम में है। मुसलमानों ने अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म किया, एक सियासी जमात भी बनाई और नताइज आपके सामने है आसाम के। मेरा अनशेकेबल बिलीव ये है कि इस कंट्री में जहाँ तक सोशो ओरिएंटेशन बिलखुसूस दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में है, वो सदियों से रहा, आज भी है और रहेगा। जिसको हम दुश्मन समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुश्मन को, जिसको डिक्लेयर्ड अपना दुश्मन क्लियर किया फिरौन, उससे अपने नबिया से कह रहा है, दोनों नबियों से कि जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, लेकिन फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जब लहजा अख्तियार करना उससे बातचीत का तो नहायत ही नर्म लहजा हो, नहायत ही रवादार हो, नहायत ही मोहब्बत भरा लहजा हो। तो आज जो हालात हैं, मैं फैज़ाबाद से आया हूँ, अभी एक मामला बता रहा हूँ। अलविदा से 2 रोज़ पहले वहाँ की जो मरकज़ी जामे मस्जिद टाटशाह है उसको, और मुस्लिम आबादी जो वहाँ घुसियाना कहा जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव कहलाता है उसको, और एक मुस्लिम इलाका कश्मीरी मोहल्ला है उसको, और एक दरगाह को और ईदगाह को टारगेट करके कि यहाँ से रद्द अमल ज़रूर होगा। कुरान पाक नहीं खरीद करके उसको फाड़ फाड़ करके खिंजीर का गोश्त लगा करके उसको गेट पर रख करके और सरकार दो आलम के शान में गुस्ताखाना कलमा लिख करके हाथ से टांगा गया। और उन लोगों का ये ज़रूर मकसद रहा है और यकीन रहा होगा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने सरकार के तौहीन को नहीं बर्दाश्त कर सकता, कुरान की अजमत के जो ख़राब किया गया है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान, मैं बहुत सफाई से कह सकता हूँ कि इसको मैं बुज़दिली करार देता हूँ। आज मुसलमान बिल्कुल दहशतज़दा हो चुका है, मसलहत में इतना ज़्यादा फंस चुका है अपने आराम और आसाइश को देखते हुए कि इस तरह के हमले से तो जिंदा रहना ही बेकार है, मौत से बेहतर वाक़या था। लेकिन हमने बहाना बनाया
कि सामने हमारा अलविदा है, ईद है, और अगियार इसी को ख़राब करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए ऐसा किया। लिहाजा हमको इसमें सब्र से काम लेना चाहिए। जेल भरो आंदोलन की तहरीक अगर हिंदुस्तान वीर पैमाने पर चलाई जा सकती है तो दबाव बनाने के लिए, उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए, उन पर सख्ती करने के लिए जो हमारी मस्जिदों पर हमला करते हैं, मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, मस्जिदों पर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों ने ये फैसला किया तो उन तमाम लोगों पर, आपको जेल जाने से पहले उन लोगों पर इंशाअल्लाह जरूर कार्रवाई हो जाएगी। मौलाना तौकीर रज़ा साहब के लिए तो खैर मैं क्या कहूँ, ये वो मर्द मुजाहिद हैं। देखिए, हमको कोई ज़रा सा भी अगर ओहदा मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। चाहे कौम के साथ कुछ भी हो जाए, कौम के साथ कुछ भी हो जाए, डुबो दीजिए समुद्र में, हम ज़रा सा भी अगर ओहदा मिल जाएगा छोड़ेंगे नहीं। ये मंत्री पद था इनके पास। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, 69 MLA भी थे विधानसभा में, कोई कुछ नहीं बोला। इस मर्द मुजाहिद ने अपना मंत्री पद छोड़ा इस कौम के लिए। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं फेसबुक पर, और यूट्यूब हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी @वतन समाचार करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।